हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल के डिस्कशन में आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को अपने, और बात करते हैं इस लेक्चर में कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगा हुआ है। और अंबेडकर जी ने जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर लंबी लंबी बातें कही थी, लेकिन उनको एक मेंबर ने क्रिटिसाइज भी करा था, एच वी कामत ने, कि डॉक्टर अंबेडकर इज़ डेड एंड आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव, यानी कि राष्ट्रपति शासन को कोई रोक नहीं सका। अंबेडकर जी जो ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे थे या फिर प्रेसिडेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे थे, वो सारी चीज़ें डिबेट एंड डिस्कशन के लिए अच्छी हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ क्या, ये सिनेरियो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। उसकी पिक्चर हमारे सामने है जब हमने इस चीज़ को जाना था कि विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट रूल ये लगभग 125 बार देखा गया लगते हुए, 125 टाइम्स। ठीक है, 1950 से लेकर अभी तक। और अगर इसका एवरेज निकालें तो एक साल में 2 बार एक एवरेज निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि एक साल में 2 बार लगता ही लगता है, एक एवरेज है ये। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम ये जानते हैं कि इसमें जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है। कोर्ट नहीं बचा सकता क्या एक राज्य की व्यवस्था ऐसे भंग होने से, या उसकी व्यवस्था चरमर आ जाए, इसके लिए कोर्ट इंटरव्यू नहीं कर सकता क्या। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, आप वैसे ही जानते हो कि 1975 के आसपास 70 से 75 तक जो भी सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे वो सारे कितने इंपॉर्टेंट है। और 38 के बारे में आप काफ़ी बार सुन चुके हो एंटायर सीरीज ऑफ लक्ष्मीकांत में। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 का जो आया था, इट मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि अगर वो आर्टिकल 356 को यूज़ कर रहे हैं और उसके चलते जब गवर्नर उनको ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट के अंदर फेल हो गई है और आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दो, तो सेटिस्फेक्शन जो है राष्ट्रपति की इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356, इस अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फाइनल कंक्लूसिव बना दिया था। और ये बोल दिया गया था, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। 2 कीवर्ड है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता और किसी भी ग्राउंड पर। ठीक है, बट दिस प्रोविजन वॉज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, implying that satisfaction of the president is not beyond judicial review। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा कि जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा, ये बोला कि इस प्रोविजन को डिलीट करते हुए कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति अगर ये मानकर बैठ जाए कि हाँ मेरी सेटिस्फैक्शन ही काफ़ी है और कोर्ट का कोई सीन नहीं होगा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं। इन एसआर बोमई केस जो कि 1994 में आया, फॉलोइंग प्रोपोजिशंस हैव बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है, जो कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर बोल दिया, जो 38th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर एक बात निकल कर आई, डैट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं खत्म। फिर जो हम ये लाइन कह रहे हैं, जो इस बात का मतलब हमें प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की सेटिस्फैक्शन, तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटीरियल। जो एक्शन है प्रेसिडेंट का, इट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ठीक है, इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन इररेलेवेंट या फिर एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स, या ये देखा गया कि उनका इंटेंशन मालाफाइड था या फिर परवर्स था। बर्डन जो है ये लाए करेगा केंद्र सरकार पर यह प्रूफ करने के लिए कि रेलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो कि जस्टिफाई करें कि राष्ट्रपति शासन आपने क्यों लगवाया, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन से तो लगा नहीं है, सेंटर का ही पूरा का पूरा खेल रचाया जाता है, तो सेंटर को ही प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ ऑफ बर्डन सेंटर के ऊपर लाए करता है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट कैन नॉट गो इनटू करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडिक्वेसी, बट इट कैन सी वेदर इट इज़ रेलेवेंट टू द एक्शन। मतलब ये भी बोला गया कि कोर्ट जो है, वो जो मटेरियल या एविडेंस उनको दिया गया है कोर्ट को, वो ये नहीं देख सकते कि ये करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना है, बट ये देखेंगे कि क्या जो केंद्र सरकार ने जो एक्शन लिया कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगवा दिया, वो कितना रेलिवेंट था उस पर्टिकुलर परिस्थिति में।
अगर कोर्ट ये मानता है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इनवैलिड थी, तो कोर्ट के पास पावर रहेगी टू रिस्टोर द डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उसको सस्पेंड करा गया था या डिसॉल्व करा गया था। विधानसभा जो है इट शुड बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ गिवन द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इस कंटेक्स्ट में पास हुआ है कि हाँ विधानसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, तो वो भंग होगी। जब तक ऐसा अप्रूवल ना मिले, अंटिल सच अप्रूवल इज गिवन, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं असेंबली को। अब इन केस पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, असेंबली वुड गेट रीएक्टिवेटेड। अगर पार्लियामेंट फेल कर जाए प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने से, तो असेंबली रीएक्टिवेट हो जाएगी। और क्या बोला गया, ये सारी बातें याद रखना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंटेक्स्ट मत भूलना। एसआर बोमे केस की बात कर रहे हैं हम लोग 1994 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सेकुलरिज्म एक वन ऑफ द बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स परस्यू कर रही है तो इट इज़ लायबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। मतलब पूरा ऐसा नहीं था कि स्टेट के फेवर में ये जजमेंट आई हो। उन्होंने इस पॉइंट में आप देख सकते हो 7th पॉइंट में कि राज्य की सरकारों को भी एक प्रकार से फटकार लगाई है कि सेकुलरिज्म एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स परस्यू कर रही थी और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए तो आर्टिकल 356 वहाँ पर लग सकता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग सकता है। अब जो क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट का, लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अंटिल दैट इज डन द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड। यानी कि कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर जो करंट सरकार है विधानसभा के अंदर, वो विधानसभा के फ्लोर पे अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे, तो केंद्र सरकार एकदम से इस मौके की ताक में ना बैठी हो कि हम राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा देंगे। एटलीस्ट उसे टाइम दो, ठीक है, जब तक वो मिनिस्ट्री अनसीटेड नहीं होती, यानी कि मुख्यमंत्री या फिर उनका मंत्रिमंडल प्रूव ना कर दे अपने नंबर्स को, तब तक उसको डिसमिस मत करो या फिर आर्टिकल 356 मत लगाओ। जहाँ पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी अज्यूम करती है पावर सेंटर पे, तो इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट। अगर कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है केंद्र सरकार में, तो उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी किस चीज़ की, इट विल नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट। क्योंकि इससे सिग्नल ये जाएगा कि केंद्र सरकार की पार्टी राज्य सरकार की जो पार्टी है उसके साथ मैच नहीं करती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले कि कांग्रेस सेंटर में है और स्टेट में कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस कैसे ना कैसे करके कोशिश करेगी कि हम इसको डिसमिस कर दें, फ्रेश इलेक्शंस करवाएं, ठीक है, डिसॉल्व कर दें और विधानसभा के फ्रेश इलेक्शंस करवा के हम कांग्रेस की सरकार ही लेकर आए उस राज्य में। तो जो पावर है अंडर आर्टिकल 356 एक एक्सेप्शनल पावर होनी चाहिए एंड इट शुड बी यूज ओनली ओकेजनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआर बोमे केस के अंदर ये सारी बातें बोल दी, लेकिन अब हम इसको स्टडी करते हैं केस स्टडी की फॉर्म में कि केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज। सरकारी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसकी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमे केस में अपनी जजमेंट को सुनाया 1994 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमे केस के अंदर ऐसी सिचुएशंस एनलिस्ट करी जहां पर आर्टिकल 356 को यूज़ करा जा सकता है, और ये भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कहां पर उसका यूज़ प्रॉपर है और कहां पर उसका यूज़ इम्प्रॉपर है। यानी कि प्रॉपर तराजू जो है, जो वेइंग मशीन है, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दी विथ रिस्पेक्ट टू यूजिंग आर्टिकल 356। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट वुड बी प्रॉपर। सबसे पहले हम केस जानते हैं प्रॉपर वाला, ये सही कब बैठेगा। राष्ट्रपति शासन अगर एक राज्य में लगा हुआ है तो ये केस कब बनेगा कि बिल्कुल वो जस्टिफाइड है कि आर्टिकल 356 को यूज करा गया है, ये कब होगा। जहां पर जनरल इलेक्शंस के बाद, वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शंस टू द असेंबली, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अगर वहां पर हंग असेंबली है
तो फॉर द टाइम बीइंग राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जहां पर पार्टी, वेयर द पार्टी हैविंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, वो डिक्लाइन कर दे टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोलिजन मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, यानी कि सरकार बनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी इज विलिंग और एबल टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, जिसके पास मेजॉरिटी हो विधानसभा में, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो है केंद्र सरकार का, इट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब उसने मतलब राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा मिली गई एक डायरेक्शन की, एक ऑर्डर की, एक कमांड की अवहेलना करी है, यानी कि। और ये वाला आर्टिकल कौन सा यहाँ पर आ जाता है लाइमलाइट में, फिर पिक्चर में डायरेक्टिव जब नहीं माने तो 365 बोलते हैं ना हम लोग। इंटरनल सबवर्जन, where for example a government is deliberately acting against the constitution and the law or is fomenting a violent revolt, जहां पर राज्य की सरकार जो है वो उत्पाद मचाने की कोशिश कर रही हो संविधान की मर्यादा को भंग करते हुए या फिर अदरवाइज। फिर जहां पर फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए, जहां पर गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस विच एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये केसेस जस्टिफाइड केसेस हैं 6, जहां पर कोर्ट ने बोला एसआर बोमई केस में, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कि राष्ट्रपति शासन लगना जस्टिफाइड है। अब राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगना इम्प्रॉपर कब माना जाएगा? जहां पर मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे या फिर वो डिसमिस हो जाए और लूजिंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, और गवर्नर रिकमेंड करे कि प्रेसिडेंट रूल यहां पर इंपोज होना चाहिए विदाउट प्रूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। ये तो देख लो कि कोई और सरकार बन सकती है, कोई और पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है, किसी और के पास कोलिजन में या कैसे भी करके नंबर्स हैं क्या मेजॉरिटी के सरकार बनाने के लिए, एकदम से राष्ट्रपति शासन को लगा दिया गया हो, तो ये इम्प्रॉपर यूज होगा आर्टिकल 356 365 का। जहां पर गवर्नर जो है वो खुद से ही अपनी असेसमेंट करने लगे ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री इन द असेंबली, ना नंबर्स देखे ना देखा कि वो उनके पास इतने नंबर्स हैं कि जिसकी वजह से उनकी सरकार टिकी हुई है या कोई और उनको सपोर्ट करने की तैयार है कि नहीं है। राज्यपाल ने अपने मन से अनुमान लगाया, स्टोरी मेकिंग करी और रिकमेंड कर दिया राष्ट्रपति शासन को विदाउट अलाउइंग द मिनिस्ट्री कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सके ऑन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा। जहां पर एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय कर रही थी असेंबली के अंदर, इट हैज सफर्ड अ मैसिव डिफीट इन द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा सच एज इन 1977 एंड 1980। और उस केस में राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दिया जाए, ये भी इम्प्रॉपर है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि राज्य की व्यवस्था चरमरा रही है, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वहां पर, ये कोई केस नहीं बनता राष्ट्रपति शासन लगाने का। माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट या एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स, स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एक्सिजेंसीज ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर कोई मतलब फाइनेंशियल नीड अराइज होती है, कोई करप्शन के चार्जेस हैं मिनिस्टर्स वगैरह के खिलाफ, मिनिस्ट्रीज के खिलाफ, या माल एडमिनिस्ट्रेशन देखा गया है, ये भी कोई ग्राउंड नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने का। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है इट इज नॉट गिवन प्रॉपर वार्निंग कि वो रेक्टिफाई करे अपने आप को एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमेशा यानी कि कोर्ट ने बोला कि एक मौका तो राज्य की सरकार को मिलना चाहिए राष्ट्रपति शासन फेस करने से पहले। जहां पर जो पावर है इट इज यूज्ड टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड फॉर अ पर्पस एक्सट्रेनियस और इररिलेवेंट टू द वन फॉर विच इट हैज बीन कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि रूलिंग पार्टी जो कि केंद्र सरकार का जो पार्ट है, अगर केंद्र सरकार का पार्ट ना भी हो, रूलिंग पार्टी केंद्र सरकार में और वही पार्टी राज्य में भी है, और वो अपने इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली या फिर किसी भी एक्सट्रेनियस है इररिलेवेंट सिचुएशन के अंदर
जो पावर्स उनको मिल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी अवहेलना करते हैं, उसको लांघने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्रूव हो गया है, तो भी वो इम्प्रॉपर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में जुडिशल रिव्यू को जाना कि कोर्ट का क्या स्टैंड था, 30th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता था, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसकी बातों को कैसे यू टर्न मारकर चेंज करा, और सुप्रीम कोर्ट की रिमार्केबल जजमेंट इस कंटेक्स्ट में अंडर एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, और उसका ये भी पता ना कि कहाँ पर आर्टिकल 356 365 यानी कि राष्ट्रपति शासन वैलिड है, प्रॉपर है, और कहाँ पर इम्प्रॉपर है, बाय यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस while delivering its judgment in SR बोमई केस 1994। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों आखिरी इमरजेंसी की, एंड दैट विल बी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।